नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब के करंट अफेयर्स के सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मार्च 2022 का वॉल्यूम वन के रूप में करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें आज एमसीक्यू के फॉर्म में सारा क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने जा रहा है। इसके बाद जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी ऐसा बदलाव करने का फैसला लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शास्त्रीय यंत्र है ना शास्त्रीय वायुवाद यंत्र नरसिंह पेट्टेई नागस्वरम को जीआई टैग दिया मिला है? तो किस राज्य सरकार के? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय वायु यंत्र जो है नरसिंह पट्टई नगस्वरम को जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन के खिलाफ याचिका को क्या क्या आधार बताते हुए खारिज कर दिया गया? तो हाईकोर्ट ने आधार बताया कि हिजाब जो है इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और ये बताते हुए ये याचिका को हाईकोर्ट ने कर्नाटक की हाईकोर्ट ने क्या किया? तो खारिज कर दिया। हिजाब विवाद तो काफ़ी सुर्खियों में रहा होगा, आप लोग जान ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट, युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए केंद्र सरकार ने किन मंत्रियों को वहां के पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो किन किन मंत्रियों को वहां के पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो ऑप्शन क्या था? हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजा गया था, है ना। उसके बाद किरण रिजिजू को भी भेजा गया था और जनरल वीके सिंह को भी भेजा गया था। इन सभी को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा गया था। इसमें बीके सिंह को क्या पोलैंड भेजा गया था? किरण रिजिजू को कहाँ भेजा गया था? तो स्लोवाकिया में भेजा गया था। और हरदीप सिंह पुरी को क्या हंगरी में भेजा गया था? और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा में भेजा गया है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे इसमें। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए किस अभियान जो चलाया गया, तो अभियान का नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन गंगा, है ना, ध्यान रखेंगे क्या रखा गया? तो ऑपरेशन गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इससे पहले भी कुछ अभियान चलाए गए थे जिसका नाम आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है ना। 2015 में यमन में संघर्ष के दौरान ऑपरेशन राहत चलाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन राहत किसके लिए चलाया गया था? तो यमन यमन में चला था संघर्ष, उसके दौरान। फिर 2015 में ही ऑपरे गंगा सॉरी नेपाल में भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। तो ऑपरेशन मैत्री किससे संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है। ये सब ऑपरेशन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दीक्षांश ऐप विकसित किया? तो दीक्षांश ऐप विकसित करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक, ध्यान रखेंगे। कौन? तो कर्नाटक। दीक्षांश ऐप कर्नाटक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा के चुनाव में 2022 में किस किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ? तो आप लोग जान रहे हैं किसको बहुमत प्राप्त हुआ? तो आम आदमी पार्टी को ना, आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। जिसमें आम आदमी पार्टी को कितना 92 सीट मिला, जो कि टोटल विधानसभा सीट कितना है पंजाब का? तो 117। बहुमत के लिए 59 सीट की आवश्यकता थी। इसमें आम आदमी पार्टी को कितना 92 सीट मिला, कांग्रेस को 18 सीट मिला और भाजपा को 2 सीट मिला, जिसे आम आदमी पार्टी क्या बहुमत में आई और अपना सरकार बनाई। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो भगत सिंह के पैतृक गांव में, है ना, पैतृक गांव का नाम बताएं जहां पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या शपथ ग्रहण की? तो शपथ ग्रहण क्या के? तो खटकट 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 कला में, है ना, ध्यान रखें, खटकट कला में। खटकट कला जो है नवाब शहर जिले में अब जो कि क्या कहलाता है? तो शहीद भगत सिंह नगर में स्थित है। तो हम लोग थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। भगत सिंह को शहीद ए आजम भगत सिंह कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर, ध्यान रखेंगे, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ? तो कहाँ से जन्म हुआ था? तो लयालपुर पाकिस्तान में पड़ता है। और उसका पैतृक गांव कहाँ है? तो यही खटकट खटकट कला में, है ना, जो कि पंजाब भारत में स्थित है। इसकी माता का नाम क्या था? विद्यापति। और पिता का नाम किशन सिंह, है ना। इन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल से लाहौर में क्या
अपनी पढ़ाई की है ना। उसके बाद नेशनल कॉलेज लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। और संगठन किसकी संगठन से जुड़े हुए थे भगत सिंह? तो नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए थे, क्रांति किसान पार्टी से जुड़े थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के भी सदस्य रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे। इनका निधन कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में से क्या फांसी की सजा दी गई थी। और इन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? तो मैं नास्तिक क्यों, है ना। इतना आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो किसको मिला? तो भाजपा को मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसको मिला? तो भाजपा को मिला। टोटल विधानसभा सीट कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, जिसमें भाजपा को 255 सीट प्राप्त हुआ और सपा को 111 11 सीट प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुए? तो भाजपा को सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुए, जिसमें कितना 70 विधानसभा सीट है, जिसमें 47 का भाजपा को प्राप्त हुए और पुष्कर सिंह धामी वहाँ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट हासिल हुई? किसको? तो भाजपा को, है ना, ध्यान रखेंगे। और गोवा में कितनी विधानसभा सीट है? तो 40 विधानसभा सीट है, जिसमें भाजपा को कितना मिले? तो 20 मिले, है ना। और प्रमोद सावंत जो है गोवा के दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, है ना। नेक्स्ट, मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो किसको मिला? तो भाजपा मिला, भाजपा को मिला। मणिपुर में विधानसभा सीट की संख्या 60 है, जिसमें 32 सीटों के साथ भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी शामिल हुई और एन बीरेन सिंह जो है वहाँ के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कितनी प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? तो 50% सीटों पे सरकारी कॉलेज के बराबर फीस प्राप्त करने का ऐलान किया है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, केंद्र सरकार ने फ्लैग फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधित करके किस तरह के नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात पर क्या कर दिया? प्रतिबंध हटा दिया है। तो किसके? तो पॉलिस्टर के, ध्यान रखें किसके? तो पॉलिस्टर के। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में मशीन मेड पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात की मंजूरी दे दी, है ना। पहले के निर्माण नियमों के में केवल हाथ हाथ से काटे और बुने हुए ऊन ऊन, कपास, रेशम, खादी के बने फ्लैग की अनुमति थी, जबकि अब 2019 से मशीन में बने झंडों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना, जो कि अब क्या क्या इसे हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का कुछ नियम देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या है, जो कब लागू किया था? ये 26 जनवरी 2002 को क्या है लागू किया गया था। इसमें 3 कोडों में बांटा गया है ना, 3 कोडों पे इस पे नियम बनाया गया है। तो फ्लैग की देखिए कुछ कुछ नियम है जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। फ्लैग की लंबाई और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो अनुपात 2, 3:2 में होना चाहिए ना, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये 3 और ये 2 के अनुपात में होना चाहिए, है ना। सरकारी निर्देशों पर ही सार्वजनिक भवनों पर झंडा आधा झुका होना चाहिए, है ना, ध्यान रखेंगे ये बात भी। सरकारी नियम आदेश पर ही फ्लैग को झुका हुआ होना। अंतिम संस्कार, है ना, अंतिम संस्कार सरकार के मतलब संस्कार जो है मतलब निजी अंतिम संस्कार सहित किसी भी रूप में फ्लैग का उपयोग पर रोक है ना। निजी अंतिम संस्कार में फ्लैग का उपयोग नहीं किया जा सकता है। फ्लैग को, है ना, कुशल एवं रुमाल, है ना, कुशल रुमाल, नैपकिन आदि अन्य ड्रेस सामग्री पर नहीं बनाया जा सकता। न ही इसे किसी भी ड्रेस या किसी भी प्रकार की वर्दी में इसके हिस्से के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस अधिनियम के तहत, है ना, पूरे राज्य को 6 महीने के लिए फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो किस अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन बी में है ना, आसपा इसको कहते हैं, AAFSP, ये है ना, सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958। इसमें क्या होना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। इसके तहत क्या होता है ना, आर्मी को ये अधिकार हो जाता है कि कहीं भी अभियान चला सकता है, बिना किसी प्रूव वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है इस एक्ट के तहत आर्मी को, है ना। यह किसी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को क्या एक निश्चित स्तर में प्रतिरक्षा भी देता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी के तहत क्या कहा गया, फिर से 6 महीना के लिए
आसाम क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किसको? तो असम को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिर्देशक यानी DG किसे बनाया गया है गिलबर्ट हॉगबो को, है ना, गिलबर्ट हॉगबो को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन है चार चारधाम प्रोजेक्ट के हाई हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ए के सिकरी को नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो रवि चोपड़ा की जगह लेंगे। और A के सिकरी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। ध्यान रखेंगे। चारधाम प्रोजेक्ट का उद्देश्य हिमालय के चार धाम तीर्थ स्थलों जैसे कौन है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो रंजीत रथ को नियुक्त किया गया ऑल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं N. चंद्रशेखरन, है ना, N. चंद्रशेखरन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बने हैं देवाशीष पांडा, है ना। IRDAI के चेयरमैन कौन बने हैं? तो देवाशीष पांडा। नेक्स्ट जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं संजीव कपूर। कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के पहली महिला, है ना, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बूच, है ना। माधवी पुरी बूच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आप लोग ध्यान देंगे इस पे, है ना। नेक्स्ट फिर देखिए देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में रहा। मार्च 2022 में भीषण आग लग गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है ना। यहाँ पे मार्च 27 मार्च 2022 को आग लगने की घटना हुई थी, जिस वजह से ये काफी सुर्खियों में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिर ईपीएफओ ने अपनी ब्याज दरें को घटाकर कितनी कितनी कर दिया गया है? कितने कर दिया गया? तो 8.1% कर दिया गया। देखिए ईपीएफओ क्या होता है ना, कर्मचारी भविष्य निधि को कहते हैं ईपीएफ, है ना। ईपीएफ एक रिटायरमेंट प्लान होता है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ क्या रेगुलेट करता है ना, रेगुलेट करता है। जिस कंपनी या संस्था में 20 से अधिक कर्मचारी नौकरी करते हैं उसे ईपीएफओ में क्या रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और यह मूल रूप से क्या होता है, महंगाई भत्ते जोड़ के 12% दिया जाता है, जिसी को आप घटा क्या कर दिया है योगदान 8.1% कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान कौन सी भारतीय रिफाइनरी यूरोपियन देश को तेल सप्लाई कर रहा है? तो यूरोपियन देश को कौन तेल सप्लाई कर रहा है? तो रिलायंस के कौन जामनगर रिफाइनरी जो है कहाँ है? तो यूरोपीय देशों में भी ऑयल सप्लाई कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने फीचर फोन के बिना, है ना, इंटरनेट पेमेंट करने के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? तो यूपीआई का क्या नाम है? यूपीआई 123 पे, है ना। यूपीआई 123 पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 मार्च 2022 को फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए एक अलग से यूपीआई लॉन्च किया गया। इस यूपीआई का नाम क्या रखा गया? तो यूपीआई 123 फोन, है ना। तो ये साधारण फोन होता है जिसमें जो कीपैड वाला फोन होता है ना उसके थ्रू किया जा सकता है ना। ध्यान रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट है फिर श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह के डिफेंस पैक्ट पे पर साइन किया? तो किस तरह के डिफेंस पैक्ट पे? तो समुद्री सुरक्षा। क्वेश्चन पूछेगा समुद्री सुरक्षा पर सहयोग के लिए किस पे मतलब सहयोग साइन हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरने की वजह को भारत ने क्या बताया? तो एक्सीडेंटल फायरिंग बताया गया इसको, है ना। क्या हुआ था ना, 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 125 किलोमीटर अंदर जा गिरी। यह मिसाइल भारत के
कहाँ से, तो सिरसा से दागी गई थी, है ना। मीडिया के अनुसार इसे ना मिसाइल कौन मिसाइल बताया गया, तो ब्रह्मोस मिसाइल बताया गया ना, ध्यान रखेंगे। जो कि ये क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस के सहयोग से बना हुआ है, और इसका नाम ब्रह्मोस जो पड़ा है तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर में और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान का नाम आसनी किस पड़ोसी देश ने रखा, तो किसने रखा है, तो श्रीलंका ने रखा है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विशेष देख लेते हैं। हिंद महासागर में के तूफान कैसे तय की नाम कैसे तय किए जाते हैं। हिंद महासागर के 8 देश कौन, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफान को नाम देने की क्या व्यवस्था शुरू की। इसके बाद 2018 में क्या होता है ना, इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई और यमन भी जुड़ गए, जिससे ये कि ना 13 देश हो गए। इसके 13 देश क्या कहता है, पहले से ही नाम का लिस्ट दिया जाता है। इसी चक्रवात की न केवल आसानी से पहचान की जा सकती है, बल्कि बचाव अभियान में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है। और किसी भी नाम को जो है ना दोहराया नहीं जाता है। तूफान का नाम रखने की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के निदेशक पे बनी हुई है ना। और ये सब देश मिलकर कुछ कुछ नाम दिया है, और उसी के अगला अगला नेक्स्ट नाम चुना जाता है, और ये नाम दोहराया नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट और आज मार्च 2022 का वॉल्यूम 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक कौन लिखा ये बुक, तो जयंत घोषाल। ये क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, है ना। ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखा है, तो जयंत घोषाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का जो मार्च 2022 का वॉल्यूम 1 करके 1 हुआ है, और इसी तरह मार्च 2022 वॉल्यूम 2 करके हर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल से बने रहें। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी, ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली जो है ना 68 बीपीएससी और एसआई को फोकस करके ये तैयारी किया जा रहा है ना। आप लोग चैनल से बने रहें और प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट में वॉल्यूम 2 में, जिसमें क्या होगा, मार्च कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।